चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 थर्ड पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। द गायनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गायनोशियम कहते हैं। गायनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल और वी कैन से मल्टी कार्पेलरी। तो गायनोशियम को हम दो नामों से जानते हैं, पिस्टिल एंड कार्पल। ज़्यादातर अगर एक ओवेरी प्रेजेंट है तो इस केस के अंदर हम उसे कार्पल कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा ओवेरी प्रेजेंट हैं तो इस केस के अंदर हम उसे पिस्टिल भी कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ओवेरी। इफ़ फ्लावर हैज़ ओनली वन स्टिग्मा, वन स्टाइल एंड वन ओवेरी, it is considered to have single carpel. In such cases, the term carpel and pistil can be used interchangeably to describe the female reproductive structure of the flower. When two or more carpels, अगर एक से ज़्यादा कार्पल्स फ्यूज़ हैं तो एक से ज़्यादा कार्पल होंगे तो एक से ज़्यादा ओवेरी भी होंगी, then the resulting structure is called compound pistil. When there are more than one, द पिस्टिल्स में बी फ्यूज टुगेदर। अगर एक से ज़्यादा कार्पल्स होंगे या हम कह सकते हैं अगर एक से ज़्यादा ओवेरी होंगी तो दो कंडीशन हो सकती हैं कि वो फ्यूज़ भी हो सकती हैं और फ्री भी हो सकती हैं। अगर वो फ्यूज़ होंगी तो इस केस के अंदर हम सिन कार्पस कहेंगे, और अगर ओवेरी एक से ज़्यादा हैं लेकिन फ्री हैं तो इस केस के लिए हम एपोकार्पस कहेंगे। तो इस डायग्राम से आप इजीली समझ जाएंगे। इस केस के अंदर हम देख रहे हैं केवल वन ओवेरी है, तो वन ओवेरी यानी वन कार्पल, इस स्ट्रक्चर को हम वन कार्पल कहेंगे। तो वन के लिए हम मोनो वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हो गया मोनोकार्पस। इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि इसमें तीन ओवेरी हैं, तीनों अलग अलग हैं, फ्री हैं, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एपोकार्पस। इन चारों डायग्राम्स के अंदर हम देख सकते हैं कि जो ओवेरी हैं वे फ्यूज़ हैं, तो ओवेरी फ्यूज़ होने के कारण इन स्ट्रक्चर्स को हम सिन कार्पस कहेंगे। इन चारों स्ट्रक्चर्स के अंदर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर जो हमारा स्टाइल और स्टिग्मा है वे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर बिल्कुल ही फ्यूज़ हो रखा है। यानी केवल स्टिग्मा को देखकर हम ये नहीं पता कर सकते कि जो हमारा गायनोशियम है वो एपोकार्पस है या सिन कार्पस है। तो इसके लिए हमें ओवेरी का टीएस देखना होगा, और ओवेरी के टीएस को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं ये सिन कार्पस है या एपोकार्पस है। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। ईच पिस्टिल हैज़ थ्री पार्ट्स। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पिस्टिल या कार्पल की अगर हम बात करें तो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। द स्टाइल इज elongated cylinder part beneath the stigma. The basal bulged part of the pistil is the ovary. Inside the ovary is the ovarian cavity. ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है रीजन, ये जो स्काई ब्लू कलर का रीजन दिखाई दे रहा है, ये स्काई ब्लू यहाँ पर क्या है, हमारा लोक्यूल है, यानी कि ओवेरियन कैविटी है। तो इस ओवेरियन कैविटी को हम लोक्यूल कहेंगे। ये ओव्यूल का डायग्राम है, और इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है ओवेरी वॉल। ओके, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो पार्ट है जहाँ से ओव्यूल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होता है, तो इस रीजन को हम कहते हैं प्लेसेंटा। फनिक्यूलस वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे कि ओव्यूल जुड़े हुए होते हैं। नीचे जो राउंड स्ट्रक्चर है, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल है, और लोक्यूल क्या है, ओवेरियन कैविटी है। इस कैविटी को हम लोक्यूल कहेंगे। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। तो इसके अंदर हमें एक चीज़ और नोट करनी है कि जो ओव्यूल्स हैं इसे हम मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो स्पोरेंजिया मेनली हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर कोई गैमीट बनते हैं या कोई स्पोर बनते हैं। तो मेगा वर्ड
मोस्टली बायोलॉजी के अंदर फीमेल गैमिट्स के लिए यूज़ होता है। तो ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमिट बनेगा जो कि एग होता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को, ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवेरी में बी 1। तो ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर एक का एग्जांपल हम देखें तो व्हीट, पैडी एंड मैंगो, इन केसेस के अंदर हमें एक ओव्यूल दिखाई देता है ओवेरी के अंदर, लेकिन पपाया के केस में, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स के केस में हमें एक से ज़्यादा ओव्यूल देखने को मिलते हैं। ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम भी है क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमिट बनेगा। ओव्यूल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फनिकल। तो ओव्यूल के अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं डिटेल में तो सबसे ऊपर है हाइलम। तो हाइलम क्या है? हाइलम वो पार्ट है जो कि फनिकल से अटैच करता है ओव्यूल को। तो हमारा जो नीचे वाला पार्ट है ये ओव्यूल है, और जो ऊपर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा फनिक्यूलस है। तो जो स्ट्रक्चर फनिक्यूलस से ओव्यूल को कनेक्ट करता है उस स्ट्रक्चर को हम हाइलम कहेंगे। फनिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसकी हमने ऊपर बात की थी। माइक्रोपाइल एक ओपनिंग होती है जो कि आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट से घिरी हुई होती है। तो माइक्रोपाइल जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग से पोलन ट्यूब अंदर की तरफ आती हैं और गैमिट्स को, जो मेल गैमिट हैं उनको लेके एंटर करती हैं। तो माइक्रोपाइल की तरफ जो रीजन प्रेजेंट होगा, ये जो रीजन होगा, इस रीजन को हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल। जो अपोजिट एंड होगा ओव्यूल का उसे हम कहेंगे चलाजल पोल। अब इसमें इंटेग्यूमेंट्स की हमने बात की थी, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। जो ये इंटेग्यूमेंट्स हैं ये हमारे एम्ब्रियो सैक जो बनेगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसमें आगे की तरफ हमें कुछ स्पेस दिखाई देगा। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है जो येलो कलर में, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। इन सेल्स को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के ही कुछ सेल डिफ्रेंशिएट करके मेगा मदर सेल में कन्वर्ट होते हैं, और मेगा मदर जो मेगास्पोर मदर सेल से जो हमारा मेगास्पोर बनेगा वो डिवाइड करके एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हमने देखा हाइलम, जो कि कनेक्शन होता है बिटवीन फनिक्यूलस एंड ओव्यूल। फनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे कि ओव्यूल कनेक्ट होता है। माइक्रोपाइल एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो कि इंटेग्यूमेंट से कवर होती है। इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो सैक को। माइक्रोपाइलर पोल जो कि माइक्रोपाइल की तरफ होगा उसे माइक्रोपाइलर पोल कहेंगे। जो अपोजिट साइड की तरफ पोल होगा उसे चलाजल पोल कहेंगे। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इन्हीं में से कुछ सेल डिफ्रेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होते हैं, और मेगास्पोर जो है वो बाद में एम्ब्रियो सैक के अंदर डिफ्रेंशिएट करता है। इस प्रोसेस को हम फिर से आगे करेंगे। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फनिकल इन द रीजन कोल्ड हाइलम। जो ओव्यूल है वो फनिकल के साथ फ्यूज़ होता है और फ्यूज़ होने वाले रीजन को हम हाइलम कहते हैं। दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। ईच ओव्यूल हैज़ one or two protective envelopes called integuments. Integuments encircle the nucleus. Integuments के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज़ ऑर्गेनाइज्ड। जहाँ पर ये इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते वहाँ पर एक ओपनिंग बन जाती है और उस ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। Nucleus plays a vital role in the development of the ovule and later the seed. It contains the embryo sac, which is the female gametophyte. इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है
वो एक वाइटल रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल एंड लेटर द सीड। इट कंटेन्स द एम्ब्रियो सैक। न्यूसीलस के कुछ सेल डिफ्रेंशिएट करके एम्ब्रियो सैक बनाते हैं जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो मेन चीज़ है वो क्या होती है, एग, जिसके साथ मेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं। द एम्ब्रियो सैक कंटेन्स द एग सेल and other cells involved in the reproductive process. After fertilization, the embryo sac develops into the embryo and the nucellus often degenerates or becomes a part of the seed coat. तो nucellus आपको समझ में आ गया होगा कि nucellus का क्या रोल है। Opposite the micropylar end is the chalaza, जो कि chalazel pole कहते हैं, representing the basal part of the ovule. Enclosed within the integuments is a mass of cells called nucellus, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। Cells of the nucellus have abundant reserve food material. तो इसके कुछ सेल मेगास्पोर मदर सेल में तो डिफ्रेंशिएट होते ही हैं, साथ में इसमें abundant reserve food material भी प्रेजेंट होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac formed from a functional megaspore. Here megaspore is formed by meiotic division and embryo sac is formed by mitotic divisions of functional megaspore. तो सबसे पहले क्या होगा कि न्यूसीलस के कुछ सेल डिफ्रेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल बनाएंगे और मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाएंगे और इस प्रोसेस को ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये कैसे बना? वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसीलस, हमने डिस्कस किया था कि न्यूसीलस के कुछ सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल in the micropylar region of the nucellus. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The MMC means megaspore mother cell undergoes meiotic division. Meiosis results in the production of 4 megaspores which are haploid in ploidy. ये जो मेगास्पोर्स होते हैं ये हैप्लोइड होंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें न्यूसीलस का जो एक सेल था मेगास्पोर मदर सेल, वो मियोसिस करता है और मियोसिस करने के बाद 4 सेल बन जाते हैं जिन्हें हम मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो उसमें एक पोलर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते थे। इसमें भी एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं, लेकिन इसमें 3 जो मेगास्पोर बने वे डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक ही फंक्शनल रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। इन अ मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज़ फंक्शनल। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल रहता है, while the other 3 degenerate. Only the functional megaspore develops into the female gametophyte. जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है वो ही फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा, जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहेंगे, जिसके अंदर एग प्रेजेंट होगा। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, इसमें केवल एक ही मेगास्पोर डेवलप कर रहा है, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल एंड स्पोर मीन्स स्पोरिक मीन्स स्पोर। अगर हम इसकी समरी देखें, न्यूसीलर सेल डिफ्रेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसीलर जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 हैप्लोइड मेगास्पोर बनाते हैं। उनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो माइटोटिक डिवीजन करके 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक कि कैसे एक मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। तो ये हमारा सबसे पहले, इससे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की,
तो सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा जो कि एक ये क्या है, मेगास्पोर है। ये स्ट्रक्चर है हमारा मेगास्पोर। अब ये जो न्यूक्लियस है इनकी माइटोटिक डिवीजन्स होंगी, तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, ये हमारे जो 8 न्यूक्लियस इसके अंदर बन जाएंगे। 8 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और 3 न्यूक्लियस चलाज़ल पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाएंगे जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। अब ये जो 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए, 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ शिफ्ट हुए, इन सब के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, इसलिए ये सेल कहे जाएंगे। यानी अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें चलाज़ल एंड की तरफ 3 सेल हैं और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 3 सेल्स प्रेजेंट हैं और बीच में 2 न्यूक्लियस हैं एक बड़े सेल के अंदर। तो अगर हम इस बड़े सेल को देखें तो ये बड़े सेल की मेम्ब्रेन हो गई, जो कि मैंने येलो कलर से आउटलाइन की है। तो ये एक बड़ा सेल हो गया। तो इस वजह से अगर हम इन सेल्स को काउंट करें तो 3 सेल्स ऊपर की तरफ हैं, 3 सेल्स नीचे की तरफ हैं और 1 सेल सेंटर में है। तो इसलिए टोटल ये हो गए 7 सेल। लेकिन अगर न्यूक्लियस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 न्यूक्लियस 8 हैं और सेल्स 7 हैं, इसलिए हम इस स्टेज को 7 सेल या 8 न्यूक्लिएट स्टेज कहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। ये हमने पढ़ लिया कि एक न्यूक्लियस से जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसका एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, 2 न्यूक्लियस 4 में डिवाइड हो जाते हैं और इसी तरह जो 4 न्यूक्लियस हैं वो 8 में डिवाइड हो जाते हैं। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज द सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद हम इस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक कहेंगे। इन दिस स्टेज 3 न्यूक्लियस शिफ्टेड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, 3 at the opposite end which is known as chalaza end and 2 shifted in the center that are polar nuclei. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls. हमने देखा था 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ, 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ और उनके ऊपर सेल वॉल बन गई थी, इसलिए हमने उन्हें सेल्स कहा था and organized into cells. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. तो इस डायग्राम को हम देख लेते हैं एक बार डायग्राम को रिवाइज कर लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर जो टर्म्स लिखी गई हैं एक बार इनको समझ लेते हैं। तो सबसे ऊपर चलाज़ल एंड जो कि अपोजिट माइक्रोपाइलर एंड होता है, एंटीपोडल सेल्स इनका काम केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, पोलर न्यूक्लियाई जो कि मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होके एंडोस्पर्म बनाएंगे, ये एंडोस्पर्म बनाएंगे, इसको हम सेंट्रल सेल भी कहते हैं। जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल्स हैं उनमें से एक एग है और 2 हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के लास्ट में एक फिंगर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। तो ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस हैं ये क्या करेंगे, जो पोलन ट्यूब बनेगी इस पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे मेल गैमेट्स को पहुंचाने के लिए। उनमें से एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह जो फिलीफॉर्म अपरेटस है वो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं एग और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा एग अपरेटस क्या है। एग अपरेटस के अंदर 2 सिनर्जिड्स प्लस 1 एग शामिल है। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम एक साथ एग अपरेटस कहते हैं।
There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus, जिसकी अभी हमने बात की. The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. The synergids have special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid, जो कि उसको गाइड करते हैं जो हमारे फीमेल गैमेट यानी कि एग और पोलर न्यूक्लियाई तक ले जाने के लिए. 3 cells are at the chalaza end and are called antipodal cells, जिनका मेन काम केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है. द लार्ज सेंट्रल सेल as mentioned earlier has 2 polar nuclei. Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleate, is 7 celled. तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे 7 celled and 8 nucleate क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल 7 है लेकिन जो सेंट्रल सेल है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, इसलिए टोटल 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाती है. नेक्स्ट वीडियो में हम पोलिनेशन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.